रूस अपनी परमाणु बयानबाजी को पूरी तरह से बढ़ा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि रूस ने चुपचाप अपना परमाणु हथियार वहां तैनात कर दिया है जहां नाटो को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज बेलारूस और रूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन ने वीडियो कॉल के जरिए परमाणु हथियारों के युद्धक उपयोग और परमाणु समर्थन वाली सैन्य इकाइयों के साथ संयुक्त अभ्यास किया। ये पहली ऐसी संयुक्त ट्रेनिंग थी और लुकाशेंको और पुतिन इस बात का दिखावा कर रहे थे कि वे कभी भी एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों पर परमाणु हथियार दाग सकते हैं। पुतिन ने दोहराया कि परमाणु त्रयी का उद्देश्य दुश्मनों को रोकना है, लेकिन असली समस्या इससे बड़ी है। ये सब सतही बातें हैं, लेकिन जो छुपा हुआ है वो ये है। नाटो की खुफिया एजेंसियां कुछ समय से रूस के उत्तरी बेड़े की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। यह इशारा करता है कि समुद्र तल पर परमाणु वारहेड ले जाने वाली मिसाइलें तैनात करने की कोशिश हो रही है। कोडनेम स्कीफ के तहत गुप्त परियोजना शायद कई सालों से चल रही है, लेकिन इसे अभी हाल ही में देखा गया है। और यकीन मानिए, जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं, ये बहुत ही चिंताजनक संकेत है। कुल मिलाकर आइए हम सब मिलकर इस सब को समझने की कोशिश करते हैं। तो रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने आज एक बार फिर परमाणु हथियारों की धमकी दी। परमाणु त्रय को रूसी संघ और बेलारूस की संप्रभुता की विश्वसनीय गारंटी के रूप में और वैश्विक संतुलन बनाए रखने के साधन के रूप में आगे भी काम करना चाहिए। ऐसा बयान आज रूसी गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बेलारूसी आलू तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बातचीत में दिया। परमाणु हथियारों के युद्धक उपयोग और परमाणु समर्थन वाली सैन्य इकाइयों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान। अब मैं इस गंजे बौने व्लादिमीर पुतिन का एक ऐसा पाखंडी बयान पेश करूंगा। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल केवल दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम और असाधारण उपाय हो सकता है। साथ ही दुनिया में बढ़ते तनाव, नई चुनौतियों और खतरों को देखते हुए हमारी परमाणु त्रिमूर्ति को पहले की तरह ही संघ राज्य की संप्रभुता की विश्वसनीय गारंटी देनी चाहिए। परमाणु त्रय को रणनीतिक प्रतिरोध के लक्ष्यों को पूरा करना और वैश्विक स्तर पर समता तथा शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए। और बात यह है कि ये अभ्यास रूसी संघ के साथ मिलकर अधिकारियों द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के समय प्रबंधन और समन्वय की कार्रवाइयों का अभ्यास करने के लिए आयोजित किए गए थे, जिसमें बेलारूस की भूमि पर तैनात हथियार भी हैं। यानी असल में ये एक तरह से उस स्थिति का सिमुलेशन है कि मॉस्को के आदेश पर मिन्स्क किस तरह से काल्पनिक परमाणु मिसाइलें लॉन्च करेगा। आज खुद लुकाशेंको ने दिखावे के तौर पर बेलारूस की सशस्त्र सेना की मिसाइल ब्रिगेड का दौरा किया, जो ओसिपोविचेस्की जिले में है, और उन्होंने कहा कि पहले वो रूसी इस्कंदर मिसाइल सिस्टम का सपना देखते थे और आखिरकार अब वो उनके पास हैं। लुकाशेंको के अनुसार इस्कंदर एक शानदार हथियार है। उन्होंने ब्रिगेड के नियंत्रण केंद्र के कामकाज को भी देखा, और ये सब इस चल रही परमाणु उन्माद के तहत हुआ। पहले बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने, मैं याद दिला दूं, परमाणु हथियारों के युद्धक उपयोग के लिए इकाइयों के अभ्यास की शुरुआत की सूचना दी थी। ये परमाणु पहले बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने 18 मई को, और मैं याद दिला दूं, संयुक्त रूप से शुरू होने की सूचना दी थी। बाद में जानकारी आई कि रूस ने पहले ही बेलारूस के क्षेत्र में स्थित मैदानी भंडारण स्थल पर परमाणु हथियार पहुंचा दिए हैं। दौरे में लुकाशेंको ने परमाणु हमले की तैयारी और उसे अंजाम देने की प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट सुनी। उसे लॉन्चर दिखाया गया, इस्कंदर एम और सशर्त मिसाइल परमाणु हमले का प्रदर्शन किया गया, लेकिन असली मिसाइल लॉन्च किए बिना। तो बात यह है कि जब तक रूस और बेलारूस ये परमाणु अभ्यास कर रहे हैं, तो साफ है कि वे किसी तरह नाटो को डराने की कोशिश कर रहे हैं। खुद गठबंधन में और भी ज्यादा हैरानी हुई। नाटो की खुफिया एजेंसियां कुछ समय से रूस के उत्तरी बेड़े की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, जो संकेत देता है कि रूसियों ने समुद्र तल पर परमाणु वारहेड वाली मिसाइलें तैनात करने की कोशिश की है। रूस की एक गुप्त परियोजना स्कीफ कई सालों से चल रही हो सकती है, जिसके बारे में आज जर्मन मीडिया ने लिखा है। पिछले कुछ महीनों में नाटो की खुफिया एजेंसी ने रूस की मिसाइल परियोजना का अध्ययन किया है, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरें, रूसी वैज्ञानिक डेटाबेस और ऐतिहासिक दस्तावेजों की जांच की गई तथा सैन्य कर्मियों और खुफिया अधिकारियों से जानकारी ली गई।
समुद्र की तली पर लॉन्चर युद्ध में नाटो के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं क्योंकि इन्हें ढूंढना और नष्ट करना मुश्किल है। ये डर कि परमाणु शक्तियां अपना परमाणु हथियार कहीं भी विश्व महासागर में छुपा सकती हैं, शीत युद्ध के समय से ही मौजूद था और यही वजह है 1970 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के तहत समुद्रों और महासागरों के तल और उनके नीचे परमाणु हथियार और अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि को स्वीकार किया गया था, जिसे बाद में दुनिया के लगभग 80 देशों ने हस्ताक्षरित किया, जिसमें उस समय का सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल थे। लेकिन इस मामले में स्किफ परियोजना के तहत मिसाइलों को रूसी क्षेत्र में उत्तरी ध्रुवीय महासागर में स्थापित करने की योजना है, यानी ये रूसियों के क्षेत्रीय जल हैं। इसलिए औपचारिक रूप से वे इस समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी खुफिया सूत्रों के मुताबिक वे समुद्र की तली में हो सकते हैं, खासकर तय जगह पर मिसाइलें हैं। आर्कटिक महासागर में अगर मिसाइलें वहां तैनात की जाती हैं तो वे लंबे समय तक वहां रह सकती हैं और जरूरत पड़ने पर दूर से लॉन्च की जा सकती हैं। असल में ये समुद्र की तली पर है। समुद्र की तली पर एक लॉन्च कंटेनर स्थापित किया जाता है, उसे वहीं फिक्स कर दिया जाता है और वो जितना समय चाहिए वहां खड़ा रहता है। जब जरूरत होती है तो उसे दूर से लॉन्च किया जाता है और वहीं से मिसाइल उड़ान भरती है। साइलो तैनात करने के लिए सेवेरोद्विंस्क में स्थित सैन्य परिवहन जहाज ज़्वेज़दोचका, जिसे समुद्र के रास्ते भारी उपकरण ले जाने के लिए बनाया गया है और संभवतः विशेष पनडुब्बी सारो का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बारे में नेटो के सूत्रों ने जानकारी दी है। हेल्गे अद्रियान्स जर्मनी की नौसेना के अधिकारी और जर्मन अंतर्राष्ट्रीय संबंध व सुरक्षा संस्थान में वैज्ञानिक सहयोगी हैं। इस परियोजना को महंगी व जटिल मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्मों जैसे पनडुब्बियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश माना जा रहा है। पानी के नीचे साइलो होने से रूस सीमित वित्तीय संसाधनों की स्थिति में भी अपनी परमाणु क्षमता बनाए रख सकता था, यानी पुतिन सिर्फ समुद्र तल पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती में बचत करना चाहते हैं। उनके नजरिए से, इस अधिकारी के नजरिए से, जर्मनी में इसका दो मुख्य फायदे हैं। पहला, इन्हें निष्क्रिय करना बहुत महंगा साबित होता है। ये महंगा है क्योंकि आपको समुद्र या महासागर में लॉन्चिंग साइट की सही जगह पता करनी होती है, कोशिश करना, हमला करना और इसी तरह आगे बढ़ना। ये तरीका पनडुब्बियों और उनके क्रू पर खर्च बचाता है। रूस अपेक्षाकृत कम प्रयास और खर्च में वही प्रभाव हासिल कर सकता है जिसके लिए अभी उसे मानव संचालित पनडुब्बियों की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे महासागरीय धाराओं और साइलों में गाद जमने की समस्या से निपटना जरूरी है। रॉकेटों की तैनाती, बिजली आपूर्ति और उनके साथ डेटा आदान प्रदान से जुड़े तकनीकी रूप से बेहद जटिल सवालों को हल करना पड़ेगा। अगर रूसियों को यह करने में सफलता मिलती है तो यह तकनीक के व्यापक प्रसार में निश्चित रूप से मदद करेगा। फिर भी साफ है कि वे अपने लिए ऐसी संभावना साकार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नाटो ने इसे देखा। उम्मीद है कि शुरुआती चरणों में ही। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।